अपराध का मतलब क्या होता है, यानी अपराध किसको कहेंगे। सबसे पहले हम ये जो भारतीय दंड संहिता है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अपराधों के बारे में बताया गया है, अपराधों को डिफाइन किया गया है और अपराधों का दंड क्या होगा वो इसमें बताया गया है। तो पहली बात इसमें एक तो अपराध को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। इसमें अपराध को परिभाषित किया गया कि कौन सा अपराध कैसे होगा, ये उसकी परिभाषा क्या है वो उसको डिफाइन किया गया है। दूसरा, उस अपराध के लिए दंड क्या होगा, उस दंड का विधान यहाँ किया गया है। दंड का क्या किया गया है, विधान यहाँ किया गया कि अगर ये अपराध करेगा तो इसको इतने दंड से दंडित किया जाएगा, यानी ये अपराध को परिभाषित करता है और उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये है अपराध विधि का काम। पहले तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पर लागू थी, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं थी। लेकिन जब अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, अब ये J&K पर भी क्या है, लागू है। अब भारत के जितने भी विधियां, तमाम विधियां जम्मू कश्मीर पर लागू कर दी गई है। ठीक है, ये तो थी एक सामान्य सी बात। टोटल इसमें धाराएं वो 511 है। ये चीजें एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको इसके पेपर के बारे में मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजों का। देखिए, सबसे पहले अपराध के बारे में अपन देखेंगे कि अपराध जो होता है उसकी अवस्थाएं क्या होती है, या अपराध की बात कर ले, या अपराध की भी अगर हम बात करें तो ऐसा कार्य जो भारतीय दंड संहिता, ऐसा कार्य अपराध किसको कहेंगे, ऐसा कार्य जो भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी विशेष या स्थानीय विधि, अन्य किसी विशेष या स्थानीय विधि के द्वारा, भारतीय दंड संहिता यानी अपराध क्या है, ऐसा कोई कार्य जो भारतीय दंड संहिता या स्थानीय विधि या कोई विशेष विधि के अंतर्गत जिसको परिभाषित किया गया है, वह दंड का प्रावधान किया गया है, वह दंड का प्रावधान किया गया है, ऐसा कार्य क्या कहलाएगा, ऐसा कार्य अपराध कहलाएगा। ऐसा कार्य क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। अब शब्द अपराध को कहाँ डिफाइन किया गया, शब्द कार्य को कहाँ किया गया, और कार्य में लोप भी शामिल है। एक्ट और ओमिशन, विशेष विधि का, स्थानीय विधि का, ये सेक्शन 52A तक इन तमाम शब्दों को डिफाइन किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। तो ये आप अगर एक्ट है तो आप वहां जाके आप उनकी डेफिनेशन जो क्लोज है पहला वो देख सकते हैं। किसी भी अपराध के लिए जरूरी होता है कि उसमें कुछ अवस्थाएं होती है। अभी अपराध ऐसे नहीं है कि सीधा ही अपराध हो जाएगा। तो बच्चा, मान लो कोई शिशु है, व्यक्ति है, सॉरी ये कहें कि हम व्यक्ति है, तो व्यक्ति सीधा ही व्यक्ति थोड़ी बन जाता है। व्यक्ति की भी स्टेजेस होती हैं, कई चरणों में आके वो व्यक्ति का रूप धारण करता है। ऐसे ही कोई अपराध है वो सीधा ही अपराध नहीं बनता, उसकी भी कुछ अवस्थाएं हैं, उसकी भी स्टेज है, उसकी भी क्या है, कुछ स्टेज है। तो कई चरणों से होते हुए क्या करता है, अपराध का गठन होता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे गुजरने के बाद अपराध का निर्माण किया जाता है। तो अपराध की जो अवस्थाएं हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आशय, इंटेंशन। सबसे पहले अपराध के लिए क्या जरूरी होता है, इंटेंशन का होना जरूरी है, आशय का होना जरूरी है। आशय भी कैसा होना चाहिए, आशय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सदाशय और एक होता है दुराशय। एक तो कैसा आशय होता है, एक तो अच्छा आशय होता है, अच्छा इंटेंशन होता है, दूसरा होता है बुरा उद्देश्य, बुरा आशय। यानी आप एक तो किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं और एक किसी के बुरे के लिए काम करना। तो अच्छा आशय है वो अपराध का गठन नहीं करता है, दुराशय है वो क्या करता है, अपराध का गठन करता है। तो आशय होना जरूरी है किसी भी अपराध के लिए। पहली जो स्टेज है, सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, इंटेंशन है, आशय है। बिना आशय के अपराध नहीं हो सकता, बिना इंटेंशन के केवल कार्य दंडनीय नहीं होता। ऐसे कुछ कोटेशंस में केवल कार्य अपराध नहीं है जब तक उसको करने वाले का दुराशय नहीं हो। तो अपराध के लिए क्या जरूरी है, आशय का होना जरूरी है। और आशय भी कैसा होना चाहिए, दुराशय होना आवश्यक है। अच्छा आशय तो वो अपराध नहीं है। अगर आपने किसी के लिए गुड फेथ में कोई अच्छे आशय के लिए, अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम किया तो उसको अपराध नहीं कह सकते। अगर आपने किसी के साथ कोई कार्य किया या लोभ किया और उसका आशय, उसके पीछे करने का जो इंटेंशन था वो आपका बुरा था,
तो ऐसा इंटेंशन क्या बन जाता है, अपराध का गठन, अपराध का निर्माण करता है। दूसरी क्या चीज चाहिए, दूसरी चीज चाहिए इसके लिए तैयारी। क्या चाहिए, तैयारी। यानी अपराध इंटेंशन तो होगा, इंटेंशन तो है, आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, उसके प्रति आपने इंटेंशन तो बना लिया, लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी भी क्या है, इसके लिए जरूरी है प्रिपरेशन। बिना किसी तैयारी के अपराध नहीं होता। अगर आपको किसी का कोई अपराध करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। यानी अगर किसी का चाकू से मर्डर करना है तो आप चाकू लेके आएंगे, खरीद के लाएंगे, या उसको बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। या किसी के साथ कोई और अपराध करना है तो उस अपराध की तैयारी जरूरी है। इंटेंशन होगा, इंटेंशन के साथ साथ आपको उस अपराध को गठित करने के लिए, उस कार्य को अंजाम देने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी क्या है, जरूरी है। किसी भी अपराध को आशय के बिना कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तैयारी के बिना भी कोई अपराध नहीं किया जा सकता। अगर आकस्मिक कोई अपराध होता है तो वो उसमें बचाव भी मिल सकता है, लेकिन तैयारी के साथ अगर किया जाता है तो वो अपराध का गठन करता है। तैयारी आशय के बाद की अवस्था है, यानी दूसरी जो अवस्था है वो तैयारी है। पहली अवस्था इंटेंशन, दूसरी क्या है, तैयारी। जैसे कै की हत्या करना चाहता है तो हत्या किस प्रकार से की जाएगी उसकी वो प्लानिंग करेगा, उसकी तैयारी करेगा। अगर जिस माध्यम के द्वारा वो उसकी हत्या करना चाहता है उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होनी है, वो तमाम चीजों को पहले से क्या करता है, तैयार करता है। तो तैयारी क्या है, दूसरा इसका जो अपराध गठित करने में दूसरी जो स्टेज आती है वो तैयारी की आती है। ऐसे ही पर्यटन, ऐसे ही क्या होता है, पर्यटन। पर्यटन तैयारी करने के बाद आदमी क्या करेगा, अपराध करने का प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करेगा। क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, तभी तो अपराध होगा। भाई अगर किसी पे हमला करना है तो ये तो है नहीं कि बैठे बैठे हमला कर देंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे उसकी तरफ जाए, चाहे उस पर किसी प्रकार का आक्रमण करे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी अपराध का गठन होगा। इसे प्रयास भी कहा जाता है, इसे प्रयत्न को प्रयास भी कहा जाता है, यानी कुछ करने का प्रयास। तीसरी जो अवस्था है वो प्रयत्न की है। तीसरी अवस्था क्या है, प्रयत्न की है। इससे अपराध करने के लिए व्यक्ति क्या होता है, उत्प्रेरित होता है। वो प्रयत्न ही है जो अपराध की पूर्णता की ओर ले जाता है। जब तक प्रयत्न नहीं किया जाएगा अपराध क्या नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। तो पूर्णता की ओर ले जाने वाला कौन सा तत्व है, आप प्रयत्न है, अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट करेंगे तभी तो कार्य कंप्लीट होगा, अगर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण कैसे होगा। तो पूर्णता की ओर ले जाने वाला जो कार्य है वो क्या है, प्रयत्न है। तो प्रयत्न तीसरी अवस्था इसकी मानी जाती है, प्रयत्न को। ठीक है। और फिर अपराध क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अंत में क्या होता है, अपराध पूर्णता की ओर प्राप्त हो जाता है। तो अपराध क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, पूर्णता की ओर प्राप्त हो जाना। जैसे ही अटेम्प्ट किया, जैसे ही अटेम्प्ट किया अपराध का गठन हो गया। अगर प्रयत्न कर दिया तो प्रयत्न भी क्या है, प्रयत्न भी अपने आप में अपराध है। सेक्शन 511 आईपीसी में क्या किया गया है, प्रयत्न को भी अपराध माना गया है। प्रयत्न कर दिया, व्यक्ति मरा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रयत्न कर दिया ना, आपने मारने का प्रयास किया तो इसका मतलब आपने हत्या का, प्रयत्न का अपराध कारित कर दिया। तो प्रयत्न भी अपने आप में क्या है, अपराध है। किसी भी अपराध को करने के लिए इन तत्वों का, इन इन जो जो ये जो तत्व है इनका होना जरूरी है। यानी बिना आशय के, बिना तैयारी के, बिना प्रयत्न के अपराध की पूर्णता की ओर नहीं ले जाया जा सकता, अपराध का निर्माण नहीं होगा। अगर इनमें से एक एक स्टेज बढ़ते जाएंगे तो अंततः क्या हो जाएगा, अपराध कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रयत्न है जिनको पृथक तौर पर क्या माना गया, दंडनीय माना गया। यानी सारे ही प्रयत्न दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ प्रयत्न ऐसे हैं जिनको दंडनीय माना गया। यानी स्पेशली ऐसे अटेम्प्ट, भले ही अपराध पूर्ण नहीं होता हो, लेकिन ऐसा अटेम्प्ट भी अगर कर दिया तो वो अटेम्प्ट भी क्या माना जाता है, दंडनीय माना जाता है। जैसे भारत सरकार के अगर विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न किया है, भले ही भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सके, लेकिन अगर अटेम्प्ट भी कर दिया तो क्या माना जाएगा, ऐसा प्रयत्न अपराध माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। इसी
किसी अपराधी को अगर दंड से बचाने के लिए कोई उपहार या कोई रिश्वत आदि देने का प्रयत्न किया जाता है या प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, वो प्रयत्न क्या माना जाएगा, रिश्वत देने का प्रयत्न है ना। किसी को आप कोई कार्य कराना चाहते हैं, उसे अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, और उसको बदले में कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो ऐसा गिफ्ट या रिश्वत देना भी क्या है, इनका प्रयत्न करना भी अपराध है। कई बार आप देखते हो ना कि उसके हाथ में ही पैसे हैं, पकड़ा जाता है, उसने अभी पैसे लिए नहीं, कहीं टेबल पर रखा था, यानी अपराध का प्रयत्न तो कर दिया। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो प्रयत्न करता है उसको भी अपराधी माना जा सकता है। रिश्वत में दोनों ही है, दहेज में दोनों ही है, वैसे ही है। किसी भी व्यक्ति को कूटकर सिक्का लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न करना भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी को फोर्ज करके, कोई कूट कर, कोई नकली सिक्का, करेंसी, मुद्रा बना करके किसी को लेने का, देने का प्रयत्न करता है तो वो भी क्या है, ऐसा प्रयत्न भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर हत्या करने का प्रयत्न किया जाता है, सेक्शन 307 आईपीसी में बताया गया कि अगर किसी को हत्या करने का प्रयत्न, यानी हत्या करना चाहता था लेकिन हत्या नहीं होती है, तो ऐसा हत्या करने का प्रयत्न भी अपने आप में क्या है, अपराध है। ऐसे ही आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न भी अपने आप में अपराध है। आत्महत्या करने का प्रयत्न भी अपने आप में अपराध है। कोई भी व्यक्ति अपने प्राण खुद नहीं ले सकता, अगर ऐसा करता है, बच जाता है, तो वो अपराध होगा। आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में केवल एक ही अपराध ऐसा है, केवल एक ही अपराध ऐसा है जिसको करने पर दंड नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो उसको दंडित किया जाता है। कौन सा अपराध है, आत्महत्या का अपराध है। आत्महत्या अगर करता है, मर जाता है, तब तो कोई अपराध नहीं, किसको सजा देंगे, लेकिन बच गया तो इसको आत्महत्या करने के प्रयत्न के लिए दंडित किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, तो आत्महत्या भी क्या है, अपने आप में अपराध है, सेक्शन 309 आईपीसी के तहत। लूट या डकैती करने के लिए अगर प्रयत्न किया जाता है तो वो भी अपने आप में क्या है, खुद अपने आप में अपराध है, भले ही लूट या डकैती नहीं हुई हो। अगर अटेम्प्ट भी कर लिया, घर के अंदर प्रवेश कर लिया, लूटने का प्रयास कर लिया, चेन छीनने का प्रयास किया लेकिन छीन नहीं पाया, तो क्या है, लूट है, और ऐसा प्रयत्न करना भी अपने आप में क्या है, अपराध है। ऐसे ही अगर रात्रि में किसी के घर में कोई छुप करके प्रवेश करता है या कोई अत्याचार करता है या वहां जाके कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा अपराध क्या कहलाएगा, गृह अत्याचार का या रात्रि गृह भेदन का या प्रच्छन्न गृह अत्याचार का अपराध माना जाएगा। सेक्शन 460 आईपीसी में इसको अपराध माना गया। तो ये कुछ अपराधों के प्रयत्न थे जिनको अपने आप में अपराध माना गया, प्रयत्न को ही अपराध मान लिया गया। कार्य पूर्ण होगा वो तो होगा ही होगा अपराध, लेकिन अगर ऐसा अटेम्प्ट भी किया गया इन कार्यों को करने के लिए, तो इसको प्रयत्न के लिए भी उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसने ऐसा कार्य करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो तैयारी और अपराध, तैयारी और प्रयत्न में अंतर। तैयारी, ये तो आप देख लेना, तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है जबकि प्रयत्न तीसरी अवस्था है। ठीक है, तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं, आपने तैयारी कर ली, कोई अपराध नहीं है जब तक उसके अग्रसन में कोई कार्य नहीं किया जाता, यानी प्रयत्न नहीं किया जाता। आप पूरे क्या करना चाहते हैं, आप कोई अपराध करना चाहते हैं और आपने तैयारी कर ली है, आपने अभी तैयारी की है लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तैयारी दंडनीय नहीं है। जबकि तैयारी के अग्रसन में अगर प्रयत्न कर दिया गया तो प्रयत्न अपने आप में क्या होगा, दंडनीय होगा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध तैयारी को भारतीय दंड संहिता में दंडनीय नहीं माना गया, यानी कुछ अपराध अपवाद हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो तैयारी अपने आप में अपराध नहीं है, जबकि प्रयत्न हर अवस्था में अपने आप में दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी अपराध को करने के लिए मेंसरिया का होना आवश्यक है। मेंसरिया, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में मेंसरिया का। मानसिक आश्रय का, मेंसरिया का मतलब मानसिक आश्रय, क्या मेंसरिया को भारतीय दंड संहिता में लागू किया गया है या मेंसरिया अपराध का एक आवश्यक तत्व है, इसको लेके भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो क्लास है ना, ये सुपर फास्ट क्लास चलेगी, हम कई प्रश्नों को एक साथ डिस्कस यहाँ करेंगे, जितने भी समय अपने पास मिलेगा, घंटा डेढ़ घंटा जो भी, हम लगातार प्रश्नों को फास्टली करेंगे, आपको समझ में आता रहेगा, कोई डाउट नहीं है इस बात का। चलिए मेंसरिया को देखिए, मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इतने क्वेश्चन आपको हो जाए कि आपको पेपर में ऐसे निराश नहीं होना पड़े। हालांकि ये बड़ा पेपर है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो जो आइडिया है लगाना वो बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी अपन ने प्रयास किया है उन तमाम प्रश्नों को देखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन आपके इस बार आ सकता है।
तो मेंसरिया या दुरास्य जिसको कहते हैं वो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। मेंसरिया क्या होता है? मेंसरिया महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी अपराध के लिए। मेंसरिया या इसको दुरास्य कहते हैं, या उसको दुरास्य या मानसिक आस्य या मानसिक आश्चर्य, ये किसी भी अपराध के लिए, किसी भी अपराध को करने में इस मेंसरिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना मेंसरिया के अपराध का गठन नहीं किया जा सकता। दुरास्य से विपरीत द्वेषपूर्ण अर्थात आपराधिक आशय। दुरास्य की बात करते हैं ना, इस दुरास्य की, इसका मतलब क्या है? ऐसा आपराधिक आशय, यानी अपराध करने का आशय होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? दुरास्य कहेंगे। या द्वेषपूर्ण आशय, यानी किसी के प्रति द्वेषता का भाव रखते हुए अगर कोई कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है या कार्य किया जाता है तो ऐसे आशय को क्या कहेंगे? दुरास्य या आपराधिक आशय कहेंगे, यानी अपराध करने का आशय। जहां अपराध करने का आशय नहीं होता, फिर कोई अपराध हो जाता है तो व्यक्ति को अपवादों के तहत बचाव उपलब्ध है। लेकिन जहां आशय के साथ अगर कोई अपराध किया जाता है, दुराशय के साथ किया जाता है, तो वो अपराध अपने आप में क्या होगा? अपराध होगा। तो किसी भी अगर अपराध को डिफाइन करना है, किसी भी अपराध को अगर प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें मेंसरिया को साबित करना पड़ता है कि इस कार्य को करने के पीछे इसका आशय क्या था, इसका आशय सही था या गलत था, या द्वेषतापूर्ण था या आपराधिक था। अगर ऐसा आशय प्रूव कर दिया जाता है तो अपराध का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, कै झाड़ी के पीछे छिपे एक मनुष्य को जानवर समझकर गोली चलाता है और उसे मार देता है। ये कै है, ये एक झाड़ी है, ये क्या है? एक झाड़ी है। और इस झाड़ी के पेड़ के पीछे क्या करता है? एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है। इस कै को ये लगता है कि ये जो खड़ा व्यक्ति है वो क्या है? जानवर है। क्या है? जानवर है। और ये इस पर क्या करता है? गोली चला देता है। और गोली चलाने से इस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या ये व्यक्ति इसको मारना चाहता था? क्या ये कै इस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहता था? हालांकि यहाँ मनुष्य मर चुका है, मृत्यु कारित हो गई है, लेकिन कै का मानव हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु कारित करने का कै का दुराशय नहीं था। वो तो जानवर समझ के इसे मार रहा था, जबकि वो हत्या का दोषी नहीं होगा, वो हत्या का दोषी नहीं होगा। एक कोटेशन आती है आपके, एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंसिट रिया, यानी ये कहता है कि आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। आशय के बिना, आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। ये कहता है कि अगर आशय नहीं है और केवल कार्य किया गया है तो कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं है, वो अपराधी नहीं बनेगा, वो व्यक्ति अपराधी नहीं बनेगा। लेकिन आशय के साथ किया गया है तो ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। तो केवल आशय के बिना केवल कार्य, यानी अगर इंटेंशन नहीं है और फिर अगर कोई कार्य किया गया है तो ऐसा व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कार्य किया गया और इंटेंशन के साथ किया गया तो ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। और इंटेंशन कैसा होना चाहिए? दुराशयपूर्ण होना चाहिए, द्वेषपूर्ण होना चाहिए, आपराधिक आशय होना चाहिए, तभी क्या करेगा? अपराध का गठन करेगा। ये सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें शारीरिक कृत्य और दुराशय, यानी एक तो ऐसा कार्य जो शरीर के द्वारा किया गया होना चाहिए और दूसरा कृत्य से उसका मानसिक या दुराशय होना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वह अपराध का गठन करता है, अन्यथा अपराध का गठन नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता में दुराशय के बारे में कहा गया है। यहाँ जो आंग्ल विधि है, अंग्रेजी विधि है, उससे थोड़ा सा हटके यहाँ उसको डिफाइन किया गया है भारतीय दंड संहिता में। भारतीय दंड संहिता में दुराशय का क्या रोल है? तो भारतीय दंड संहिता में कुछ स्थिति भिन्न है। भारतीय दंड संहिता में दुराशय का जो सिद्धांत है वो कठोरता से समावेश नहीं किया गया है, यानी दुराशय का जो सिद्धांत है वो कठोरता के साथ यह शामिल नहीं किया गया है। प्रत्येक अपराध के लिए दुराशय का होना आवश्यक नहीं है। कुछ अपराध ऐसे हैं जहां दुराशय का होना आवश्यक नहीं है, केवल कार्य कर दिया गया तो अपराध मान लिया जाएगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जहां दुराशय का होना आवश्यक है, केवल कार्य अपराध नहीं बनाते। ठीक है, और जबकि वहां दुराशय का होना आवश्यक था। जैसे कई कार्य ऐसे भी हैं जो दुराशय के बिना भी अपराध मानेंगे, यानी कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जहां दुराशय के बिना, यानी वहां इंटेंशन बुरा नहीं था,
फिर भी क्या माना गया, उनको अपराध माना गया है। भारत में ऐसे कार्य अपराध माने गए हैं, भारत में ऐसे कृत्य को जिसे अपराध माना गया जो विधि के द्वारा निषिद्ध है। यानी भारत में क्या है, अगर ऐसा कोई कार्य है जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, क्या है, विधि के द्वारा निषिद्ध, यानी विधि के द्वारा जिसको कार्य करने से मना कर दिया गया है, फिर वो कार्य करता है तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 300 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या नहीं करेगा, अगर ऐसे करता है तो वो हत्या का दोषी होगा। तो यानी मना किया गया था फिर करता है तो इसका मतलब हत्या के लिए उसे दंडित किया जाएगा। यानी आईपीसी के साथ वर्णित किए गए हैं वो निषिद्ध कि आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो आपको इस धारा के तहत इस सजा से दंडित किया जाएगा। प्रत्येक अपराध के लिए कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए जो दुराशय के द्योतक हैं। प्रत्येक अपराध है उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनसे ये पता लगता है कि ये किसके सूचक है, ये दुराशय के सूचक है। किसके सूचक है, दुराशय के। जैसे अगर कहीं नाम आता है स्वेच्छापूर्वक, आईपीसी में कहीं नाम आता है स्वेच्छापूर्वक, तो स्वेच्छापूर्वक का मतलब क्या हुआ, स्वेच्छापूर्वक का मतलब ये कि व्यक्ति जानबूझ करके व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसा कार्य कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति इच्छा से कार्य करेगा अपनी इच्छा से, तो इसका मतलब उसके पीछे इसका इंटेंशन था करने का। ठीक है, तो स्वेच्छापूर्व कार्य अपने आप का क्या है, दुराशय का द्योतक है। दुराशय की पहचान बताता है कि स्वेच्छापूर्व कोई कार्य करता है तो मतलब वो दुराशय के साथ कार्य करता है। अगर इंटेंशनली कोई कार्य करता है, आशय पूर्व कोई कार्य करता है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, वो भी दुराशय का द्योतक है। कोई कपटपूर्व कार्य करता है या कोई बेईमानी से करता है या कोई लंपटता से करता है, उतावलेपन से करता है, उपेक्षा से करता है, भ्रष्टाचार से तरीके से करता है या बेईमानी से काम करता है, तो ये सारे जो वर्डिंग है वो क्या है, वो दुराशय की द्योतक है। दुराशय को बताते हैं कि अगर इन प्रकार से कोई कार्य करता है तो इसका मतलब उसका उस कार्य के पीछे दुराशय था। क्या था, उस कार्य को करने के पीछे दुराशय था। ठीक है, तो दुराशय या मेनसरिया है वो किसी भी अपराध के लिए आवश्यक माना गया है। बिना दुराशय के, बिना मेनसरिया के अपराध का गठन नहीं होगा। छल, आपराधिक न्यास भंग आदि मामलों में कपटपूर्वक या बेईमानी पूर्वक आशय का होना आवश्यक माना गया। अगर कोई छल का अपराध करता है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है, ऐसे कई मामले हैं, इनमें कपटपूर्वक और बेईमानी को क्या माना गया है, दुराशय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति कपटपूर्वक कोई कार्य कर रहा है इसका मतलब इसके पीछे उसका दुराशय है। अगर कोई व्यक्ति कोई बेईमानी से कोई कार्य कर रहा है इसका मतलब उसके पीछे इसका दुराशय है। तो कपटपूर्वक और बेईमानी को भी क्या माना गया, दुराशय के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक था आपका एक क्वेश्चन जो अपराध की विभिन्न अवस्थाओं को लेके, अपराध में मेनसरिया का क्या योगदान है उसको लेके आपसे अगर पहला प्रश्न बनाएगा तो वो यहां से बना सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको बाकी आप देख लेना और ज्यादा डिटेल से। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है अपने काम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, यानी कोई कार्य किया जा रहा है और वो कब किया जा रहा है, वो उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जा रहा है, तो ऐसे कार्य को क्या माना जाएगा, ऐसे कार्य के लिए लायबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। या मान लो एक कार्य है, कई व्यक्ति है, कई व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं और एक साथ मिलकर के कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के कर रहे हैं, या कोई कार्य करने में कई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी लोग हैं उस कार्य को करने में, उस अपराध को करने के लिए क्या माने जाएंगे, सहयोगी माने जाएंगे, दंडित इनको साथ साथ किया जाएगा। इनकी जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, संयुक्त दायित्व होगा। क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगी, जॉइंट लायबिलिटी, लायबिलिटी होगी, संयुक्त दायित्व इनका होगा। ठीक है, संयुक्त दायित्व होगा। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में धारा 34, धारा 34 और धारा 149,
149। 34 है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, और ये है कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य। क्या है? सामान्य उद्देश्य। तो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन दोनों को मिलाकर के यहाँ प्रश्न जो है बनता है। इनका क्या महत्वपूर्ण रोल है सेक्शन 34 का? सेक्शन 34 अपने आप में कोई अपराध नहीं है। अगर 34 में कॉमन इंटेंशन सामान्य से बताया गया है, लेकिन कॉमन इंटेंशन अपने आप में अपराध नहीं है, भले ही इंटेंशन के साथ क्यों ना किया जाए। जबकि 149 जो संयुक्त दायित्व है वो अपने आप में क्या है? अपराध है। ये अपने आप में क्या है? अपराध है। 149 के तहत दंडित किया जा सकता है। 34 खुद अपने आप में दंडिक नहीं है, दांडिक नहीं है, लेकिन ये जिस धारा के साथ लग जाती है उस धारा को क्या बना देती है? दांडिक बना देती है। जैसे कई व्यक्ति मिलकर के अगर किसी के साथ चोट करेंगे, मारपीट करेंगे, तो उनके साथ 323/34 लग जाएगी। मतलब सारे व्यक्तियों ने क्या किया है? कॉमन इंटेंशन के साथ उस व्यक्ति के साथ मारपीट की है। तो ये 34 है वो संयुक्त दायित्व यानी जॉइंट लायबिलिटी के लिए यूज की जाती है, कॉमन इंटेंशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर एक अकेला व्यक्ति करेगा तो फिर 34 का कोई रोल नहीं है, फिर 34 नहीं है। 34 कब आएगी? जब कई व्यक्ति मिलकर के अपने कॉमन इंटेंशन के अग्रसरण में कोई कार्य करते हैं, तब सेक्शन 34 का यूज किया जाता है। भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 34 और 149 संयुक्त उत्तरदायित्व, जॉइंट लायबिलिटी, संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो क्या करते हैं? प्रतिपादित करते हैं। संयुक्त उत्तरदायित्व या जॉइंट लायबिलिटी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कल आपसे ये जॉइंट लायबिलिटी और संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए। क्या है? ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत बड़ा सार्थक और उपादेशित होता है, क्योंकि इससे क्या होता है? अपराध किसके द्वारा किया गया, किन के द्वारा किया गया, उन सब की एक साथ लायबिलिटी तय करता है। मान लो 10 व्यक्तियों ने अगर अपराध किया है, 10 व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से उसमें अपना जो योगदान किया है, तो उन सभी को एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से क्या किया जाएगा? उनको दोषी माना जाएगा। भले ही व्यक्ति किसी ने अपराध किया हो या किसी ने अपराध में सहभागिता, केवल सहभागिता, केवल शामिल होना, कॉमन इंटेंशन का होना ही पर्याप्त होगा। ऐसा अपराध करने में किस व्यक्ति का कितना योगदान रहा है? मान लो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति अब किसी एक व्यक्ति को के साथ मारपीट कर रहे हैं। 10 व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, इस पर 50 लाठियां इसने मारी है। तो अब ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि इस व्यक्ति ने कितनी लाठी मारी, इस व्यक्ति ने इसके कितनी लाठियां मारी, इस व्यक्ति ने इसके कितनी चोटें कारित की, इस व्यक्ति के इसे कितनी चोटें कारित की। यानी चाहे 1 लाठी लगे चाहे 100 लाठी लगे, अपराध तो मारपीट का हो गया, अपराध तो उपहत्या का हो गया। जब अपराध उपहत्या का हो गया तो यहाँ इतना ही है, यहाँ सभी को कॉमन इंटेंशन था, सभी का मारपीट करने का आशय था, तो इन सभी को ही क्या कर दिया जाएगा? सेक्शन 323 के तहत दंडित कर दिया जाएगा। या ये नहीं कहा जाएगा साहब मैंने तो 1 लाठी मारी थी, इसने 10 मारी थी, इसको ज्यादा सजा मिले मुझे कम मिले, ऐसा नहीं है। ये तो संयुक्त लायबिलिटी की बात करता है कि अगर आपने कार्य सामान्य आशय, सबके आशय को मिलाते हुए उसके अग्रसर में कार्य किया तो आपको क्या किया जाएगा? संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 5 व्यक्ति बैंक को लूटने के लिए जाते हैं, 5 व्यक्ति क्या करते हैं? बैंक को लूटने के लिए जाते हैं। अब लूट का अपराध करते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसा था जो गाड़ी लेके बैंक के आगे खड़ा था, वो बैंक में एंट्री नहीं की उसने। एक व्यक्ति ऐसा था जो छत के ऊपर खड़ा था, उसने किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं किया, केवल ध्यान रख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा इधर से। 3 व्यक्ति अंदर जाते हैं, एक लोकर को तोड़ता है, 2 इधर उधर बंदूक लेके खड़े रहते हैं, वहां से माल लेते हैं, लूट करते हैं और चले जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तब ये व्यक्ति कहता है बाहर खड़ा वो कि साहब मैं तो अंदर गया ही नहीं था, मैं तो बाहर खड़ा था, मेरी गाड़ी में बैठा था, मैंने तो लूट की ही नहीं। दूसरा व्यक्ति ऊपर जो खड़ा था वो कहेगा कि साहब मैंने भी लूट में कोई योगदान नहीं दिया, मैं तो केवल छत पर खड़ा था, मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे लूट की है। यानी कहने का मतलब है कि इन सभी का आशय सामान्य था, और सामान्य आशय क्या था? इनका लूट करना था, इनका लूट का अपराध कारित करना था। तो अब किसने कितना योगदान दिया, किसने कैसा योगदान दिया, ये कोई मायने नहीं रखता, केवल कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। इन सब का अगर सामान्य आशय लूट था तो भले ही वो कितना कैसे कैसे योगदान करे, उसको सभी को लूट के लिए दंडित किया जाएगा। तो ये जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत है, संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, व्यक्ति की सामूहिक रूप से क्या करता है? उनका दायित्व का निर्धारण करता है जॉइंट लायबिलिटी सामान्य आशय। सामान्य आशय को धारा 34 में डिफाइन किया गया है।
जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसा व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। मानो उसने एक अकेले ने लूट किया, उस प्रकार से उनको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, उनका दायित्व तय किया जाएगा। सामान्य आशय का अर्थ होता है पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अनुसरण में कोई कार्य करना। सामान्य आशय कब होगा, कॉमन इंटेंशन कब होगा, सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब उनकी प्री प्लानिंग थी, उनकी प्री प्लानिंग थी कि हम ये कार्य करेंगे। अब ये इन्होंने 5 व्यक्ति थे, अलग अलग जगह के थे। इसने कहा कि आप फला बैंक के आगे रात को 12 बजे आ जाना। एक आता है इधर से, एक आता है इधर से, 2 इधर से आते हैं, 2 बाइक पर आते हैं, ऐसे करके सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। यानी इन सब की प्लानिंग क्या थी, इन सब ने पहले ये तय कर लिया था कि हम ऐसे ऐसे करके बैंक को लूटेंगे और ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पहुंचते हैं। तो इसका मतलब इनका इंटेंशन क्या था, सामान्य आशय था। क्या था, कॉमन इंटेंशन था। यानी ये कार्य के बारे में पहले से जानते थे कि हम क्या करने वाले हैं। अगर ऐसा करते हुए कोई कार्य किया जाता है तो वो सामान्य आशय के तहत उनको दंडित किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया गया कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हैं और आहत व्यक्ति कै को पकड़ते हैं, उनमें से 2 उस पर तेजाब फेंकते हैं और तीसरा चाकू से वार करता है। तीनों का कार्य सामान्य आशय के आकर्षण में किया गया कार्य माना गया है। इसी प्रकार पति सास ससुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर युवा पत्नी को मारा जाना सामान्य आशय का मामला माना गया था। भाई एक पत्नी है, युवा है, उसको सारों ने जला के मार दिया, किस लिए, दहेज के लिए। तो ये कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो केवल पेट्रोल लाया था, मैंने तो आग नहीं लगाई थी। दूसरा कहेगा कि मैंने तो केवल ये लेके आए थे और मैंने, मेरे को तो ये कह दिया कि ये दिल्ली लगानी है, मैंने लगा दी। तीसरा कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो वहां खड़ा था। तो ऐसे नहीं, यानी तीनों का इंटेंशन क्या था, उसको दहेज के लिए मारना था और वो उन्होंने कर दिया। भले ही किसी का कितना ही योगदान हो, भले ही उनका कार्य किस प्रकार से किया गया हो, अपराध में किस कैसे योगदान था, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर उनका इंटेंशन कॉमन था, अगर वो सब उसको दहेज के लिए जलाना चाहते थे, तो इसका मतलब वो दहेज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति दहेज के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, दहेज हत्या के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य आशय की यहाँ बात की गई है। आवश्यक तत्व क्या होंगे इसके, सामान्य आशय के लिए जरूरी है 2 आवश्यक तत्वों का होना, कि कम से कम क्या होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के में से किसी कार्य को करने की पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए। यानी सामान्य आशय के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति का सामान्य आशय नहीं हो सकता। सामान्य आशय के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना चाहिए। जब 2 व्यक्ति होंगे तभी तो इनका क्या होगा, 2 व्यक्ति होंगे तभी तो इनका जो मस्तिष्कों का मिलन होगा, तभी तो मीटिंग ऑफ माइंड होगी। और जब 2 व्यक्ति मिलेंगे तब ये क्या करेंगे, दोनों किसी कार्य को करने के लिए सहमत होंगे। सहमत होंगे कि हम ये करेंगे। इसका मतलब इन दोनों का कार्य करने के लिए सहमत होना क्या दर्शाता है कि इनका आशय क्या था, सामान्य था। इनका आशय क्या था, सामान्य आशय बन जाता है। तो ऐसे में 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। और ऐसा 2 व्यक्ति होके इनकी पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए, यानी पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए। आकस्मिक अगर कोई करता है तो वो मेकिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, वो क्या नहीं होगा, वो सामान्य आशय है। सामान्य आशय अचानक से भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा प्री प्लानिंग होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। ऐसी योजना के अग्रसर में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है या उसमें सक्रिय योगदान रहता है। या तो ऐसी योजना के अग्रसर में क्या किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है या कोई सक्रिय योगदान उसमें किया जाता है कार्य करने में, तो ऐसा क्या माना जाएगा, सामान्य आशय माना जाएगा। तो 2 चीजों का होना जरूरी है। पहला, 2 कम से कम 2 व्यक्तियों का होना चाहिए और उनमें मीटिंग ऑफ माइंड, पूर्व नियोजित प्री प्लानिंग योजना होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी योजना के अगर शरण में क्या किया गया होना चाहिए, कोई कार्य किया गया हो या कोई सक्रिय योगदान किया गया होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कहा जाता है कि उनका आशय सामान्य था और सामान्य आशय के लिए उनको दंडित किया जा सकता है। सामान्य आशय के लिए पूर्व योजना या मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक है।
प्रत्येक अभियुक्त के प्रकट कार्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी हर अभियुक्त का क्या इंटेंशन था इसका साबित करना आवश्यक नहीं है, केवल इतना ही साबित करना है कि इनकी पहले से पूर्व नियोजित योजना थी। इनकी क्या थी? पहले से पूर्व नियोजित योजना थी। अगर ये बात साबित कर दी जाती है तो सामान्य आशय का अपराध घटित हो जाता है। सामान्य आशय का पता लगाने के लिए कुछ बातें बताई गई है जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि इनका सामान्य आशय था या नहीं था। तो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे अपराध किए जाने की रीति। भाई जो अपराध किया गया है उस अपराध को करने की रीति क्या थी, उस अपराध को करने का तरीका क्या था, उस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि ये सभी लोग मिले हुए थे या नहीं थे, इनका आशय सामान्य था या नहीं था। तो अपराध करने का जो तरीका है उससे क्या लगाया जा सकता है? सामान्य आशय का पता लगाया जा सकता है। दूसरा, घटना के ठीक पहले और पश्चात का, घटना के पूर्व एवं पश्चात का आचरण, पूर्व एवं पश्चात का आचरण, यानी जो अभियुक्त है उनका घटना से पहले उनका व्यवहार, उनका आचरण कैसा था और घटना घटने के तुरंत बाद उसका आचरण कैसा था। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनमें पहले प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, उनका इंटेंशन था या नहीं था, कॉमन इंटेंशन था या नहीं था। तो कॉमन सामान्य आशय का पता लगाने के लिए जरूरी है कि अपराध की रीति का पता लगाया जाए, यानी अपराध किस तरीके से किया गया है, उसको एक अकेले व्यक्ति ने किया है या उसमें कई व्यक्तियों ने योगदान किया है। तो इससे पता लगता है कि इसका इनका सामान्य आशय था या नहीं था। घटना से पहले और बाद का आचरण व्यक्ति का निर्धारित करता है कि जैसे ही मान लो कई व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हैं, 5 व्यक्ति आते हैं किसी के साथ कोई अपराध करने के लिए, और जब 5 व्यक्ति आते हैं सब अलग अलग खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं, किसी को पता नहीं कि ये 500 मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए हैं। जैसे ही मान लो किसी का मर्डर करना था, मर्डर कर दिया, 500 व्यक्तियों में से तुरंत क्या करेंगे? 500 व्यक्ति वहां से भाग जाएंगे। अचानक से जो खड़े थे, जिनको किसी को पता नहीं था कि ये कोई अपराध करने के लिए आए हैं, लेकिन एक ने गोली चलाई और तुरंत 500 व्यक्तियों ने क्या किया? वहां से गायब हो गए या चले गए या छुप गए, या उनकी एक्टिविटी ऐसी थी जो असामान्य थी, यानी सामान्य व्यक्तियों से अलग थी। तो अभियुक्त का घटना से पहले का उसका आचरण कैसा था, घटना के बाद का आचरण कैसा है, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग एक साथ मिले हुए थे या नहीं थे। ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति के साथ अभियुक्त के संबंध। अगर पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ घटना कारित की गई है, उस व्यक्ति के साथ अभियुक्तों के संबंध कैसे थे, इन संबंधों से पता लगाया जा सकता है कि उनकी पहले से प्लानिंग थी या आकस्मिक ऐसा हुआ है। हथियारों की किस्म देख के पता लगाया जा सकता है कि इनकी प्री प्लानिंग थी या नहीं थी। हथियारों की किस्म देख के, यानी ये जो हथियार है ये आए कहां से। अभी जो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई थी, तब उसमें पता लगाया था ना कि ये जो हथियार इसमें यूज किया गया है वो हथियार यहाँ का नहीं है, मतलब इसमें और लोग भी शामिल है। तो किसी ने कहा कि वो वहां से आया था, दूसरी जगह से आया, किसी ने कहा वहां से आने के बाद इस व्यक्ति ने यहाँ सप्लाई की और इस व्यक्ति ने इसका यूज किया, यानी इन सब का क्या था? कॉमन इंटेंशन था। कौन सा? उसकी हत्या करना उसका इंटेंशन था। तो जो हथियारों की किस्म है उससे भी पता लगाया जा सकता है कि अपराध करने में एक अकेला व्यक्ति था या सभी का इंटेंशन था। ऐसे ही चोट या क्षति की जो प्रकृति है, जो चोट कारित की गई है उसकी नेचर कैसी है, उस नेचर से पता लगाया जा सकता है कि यह अपराध एक अकेले व्यक्ति ने किया है या सामान्य आशय के तहत कई व्यक्तियों ने मिलकर ऐसा किया है। दूसरा आता है सामान्य आशय के साथ साथ, देखिए एक पूर्व नियोजित योजना का मतलब है मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। पूर्व नियोजित योजना का मतलब क्या है? मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। हम और आप बैठे बैठे क्या कर लेते हैं? हमारे मस्तिष्कों का मिलन हो जाता है। आप भी चाहते हैं कि हाँ उसको मारना है, मैं भी चाहता हूं कि हाँ उसको मारना है। दोनों का क्या हो गया? मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, और दोनों जाते हैं घटनास्थल पर, दोनों ही क्या करते हैं? मारते हैं। ए इधर से जाता है, बी इधर से आता है, ये बीच में सी था। इसको पता नहीं कि ए इसको मारने के लिए आ रहा है, इसको पता नहीं बी भी इसको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन जैसे ही वहां दोनों पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्या करते हैं? इशारा करते हैं कि ठीक है, और एक ने गोली चला दी और दूसरे ने भले ही ना चलाई हो,
मतलब क्या हुआ कि दोनों का कॉमन इंटेंशन था, कैसा, इस व्यक्ति की हत्या करने का। तो ऐसा कॉमन इंटेंशन क्या हो सकता है, तुरंत घटना स्थल पर भी कायम हो सकता है, और ऐसा कॉमन इंटेंशन पहले भी क्या हो सकता है, उनका कायम हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई लंबा टाइम उसके बीच में पहले प्लानिंग की और उसके बाद में 5-7 दिन निकले और फिर उसने किया, ऐसा नहीं। एट द टाइम यानी घटना के समय भी कॉमन इंटेंशन हो सकता है। सामान्य उद्देश्य दूसरा आता है 149, सामान्य उद्देश्य धारा 149। सामान्य उद्देश्य है ये जो धारा है, ये अपने आप में क्या है, अपराध है। यानी सेक्शन 149 के तहत अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, जबकि सेक्शन 34 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 34 किसी धारा के साथ लगेगी और उसका कॉमन इंटेंशन बनाने के लिए उसको क्या करती है, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत कई व्यक्तियों को एक साथ दंडित करने के लिए सहयोग करती है। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है। धारा 149 सामान्य उद्देश्य, ठीक है। क्या कहता है सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, क्या ध्यान रखना है कि यदि विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, जमाव के किसी सदस्य द्वारा, यानी विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा। अब यह भी देखना कि विधि विरुद्ध जमाव कौन सा होता है, विधि विरुद्ध जमाव कौन सा होता है, यानी ऐसा जमावड़ा, ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जो किसके है, विधि के विरुद्ध है। किसके है, विधि के विरुद्ध है। अगर ये कह दिया जाए कि 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा खड़े नहीं होंगे और फिर वो खड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका जमाव कैसा है, विधि विरुद्ध जमाव है। विधिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, अपराध करने के उद्देश्यों के लिए, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्यों के लिए, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने के लिए अगर इस प्रकार से कोई जमाव एक जगह एकत्रित होता है तो वो क्या कहलाता है, विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। सेक्शन 141 में इसके बारे में डिफाइन किया गया है, ठीक है। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, ये जो जमाव हुआ उस जमाव के सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, अग्रसरण का मतलब उसके अग्रसरण, उसके आगे की कार्रवाई करने में कोई कार्य किया जाता है, तो उस जमाव का, उस जमाव का सदस्य, उस जमाव का सदस्य क्या होगा, उस जमाव का सदस्य जो हर व्यक्ति को उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य था, उस अपराध का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। कैसे, मान लो एक भीड़ इकट्ठी होती है, एक काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, इस मैदान में इकट्ठे हैं, क्या है, इस मैदान में इकट्ठे हैं, और यहाँ खड़े खड़े इनका उद्देश्य था कि कोई अपराध करना, ये इकट्ठे थे यहाँ पर। इस भीड़ में ये जो 2 लोग थे, इनको मालूम नहीं था कि इस भीड़ में जो लोग खड़े हैं वो कोई अपराध करने वाले हैं, लेकिन ये क्या थे, इस भीड़ का हिस्सा थे। ये व्यक्ति भी क्या मान लिए जाएंगे, इस अपराध, क्योंकि जमाव के सदस्य है ना, ये विधि विरुद्ध जमाव था, कोई ऐसा जमावड़ा था जो विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए एकत्रित किया गया था, और उस जमाव में अगर कोई सदस्य है तो उसने भले ही कार्य नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उसको उस जमाव का सदस्य होने के नाते क्या माना जाएगा, उस अपराध के लिए, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर के लिए उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, क्योंकि वह उस अपराध, उस जमाव का सदस्य था। समूह है दायित्व, धारा 149 में जो सिद्धांत है सामान्य उद्देश्य का, इसको समूह है दायित्व। समूह है दायित्व का मतलब यहाँ सामूहिक रूप से दायित्व किया जा रहा है, इनको सामूहिक रूप से भी ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, इस अपराध के दोषी होंगे। तो समूह दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसे संयुक्त या प्रतिनिधिक या आणविक दायित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर इस सामान्य उद्देश्य को, कॉमन ऑब्जेक्ट देखना आपने, अगर नाम आता है आणविक दायित्व, नाम आता है सामूहिक दायित्व, नाम आता है संयुक्त दायित्व, नाम आता है समूह दायित्व, तो ये सारे ही क्या होंगे, ये सारे ही 149 होगा।
इसके लिए क्या जरूरी होगा? दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। पहला तो विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होता है जो उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कार्य करता है। भीड़ है, भीड़ में नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इनको पता नहीं किस लिए लगा रहे हैं, लेकिन लगा रहे हैं वहां पे, तो क्या हो जाएगा? जमाव का सदस्य हो जाएगा। दूसरा, उस जमाव का हर सदस्य उस अपराध को कारित करने का दोषी होगा जो उस उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई कार्य किए जाने की संभावना जानता था। इस भीड़ का सदस्य होने के नाते उसको पता था कि ये भीड़ क्या कर सकती है, कोई भी अपराध कर सकती है। भीड़, पुलिस, मान लो पुलिस थाने के सामने भीड़ इकट्ठी है और वहां लोग खड़े हैं। कुछ लोगों को तो पता है कि भी हमें थाने पर अटैक करना है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं कि थाने पर अटैक करना है क्या। लेकिन उनको ये पता है कि भीड़ इतनी उग्र हो चुकी है, लोग, पुलिस ये कहने लगे कि पुलिस पर पथराव करो, फेंकने लग जाते हैं, और फिर देखा देखी लोग सारे फेंकने लग जाते हैं। तो उस पथराव में जितने भी सदस्य होंगे उनको क्या माना जाएगा? इस अपराध का दोषी माना जाए, क्योंकि वहां पर कॉमन उद्देश्य था। सभी का जो उद्देश्य था वो कैसा था? उस भीड़ का, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य का जो उद्देश्य था वो कॉमन था, और इस कारण से भले ही उसने अपराध नहीं किया हो, लेकिन क्या माना जाएगा? उसका दोषी माना जाएगा। समूह दायित्व का सिद्धांत यहां लागू होगा। कुछ व्यक्ति, कुछ अभियुक्त किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए छोटे छोटे झुंड बनाकर बैठते हैं। एक व्यक्ति की हत्या करनी है, इसकी हत्या करनी थी, और इसके लिए 3-4 लोग इधर बैठ गए, 3-4 लोग इधर बैठ गए, ऐसे झुंड बना के बैठे हैं कि आज क्या करेंगे? इसका मर्डर करेंगे, इसकी हत्या करेंगे। कुछ व्यक्ति, कुछ अभियुक्त किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए छोटे छोटे झुंड बनाकर बैठते हैं। उसी समय वह व्यक्ति वहां आ जाता है। फिर ये व्यक्ति क्या करता है? यहाँ आ जाता है, घूमते घूमते इधर से आ गया ये इस जगह, और ये बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा। उसी समय वह व्यक्ति वहां आ जाता है। सभी अभियुक्त घटनास्थल पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। सब यहाँ से आके यहाँ जाते हैं, इधर वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले इधर आ जाते हैं, और इसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। वह व्यक्ति वहीं मर जाता है। तब सभी अभियुक्त उस व्यक्ति यानी मृतक की लाश को घसीट कर ले जाते हैं। सारे लोग मिलकर के उसको यहाँ से घसीट कर दूसरी जगह ले जाते हैं, और सभी व्यक्ति समान उद्देश्य को अग्रसर करने के दोषी पाए गए। यहाँ ये कहा गया कि भले ही इनमें से किसी व्यक्ति ने इसको मारा नहीं हो, लेकिन इन्होंने अगर इस कॉमन इंटेंशन के अग्रसन में कोई कार्य किया है तो इनको इसके लिए, हत्या के लिए सामूहिक रूप से इनको दंडित किया जाएगा। आवश्यक तत्व क्या है सामान्य उद्देश्य के लिए? पहली बात, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना जरूरी है। अगर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं है तो 149 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा, ऐसे अपराध का जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। ऐसे जमाव का जो सदस्य था वो ऐसे जमाव के जो सदस्य, ऐसे जमाव का जो उद्देश्य था अपराध करने का, उसके अग्रसरण में अगर कार्य किया जाता है तो उसको सामान्य उद्देश्य के तहत दंडित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सामान्य आशय के अंतर्गत तो कई व्यक्तियों के द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कार्य किया जाता है, जबकि जो आपराधिक उद्देश्य होता है उसमें क्या किया जाता है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्यों द्वारा एक सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में आपराधिक कार्य किया जाता है। यानी वहां विधि विरुद्ध जमाव नहीं होगा, यहाँ विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा 149 में। सामान्य आशय के लिए क्या होगा? न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, जबकि जो सामान्य उद्देश्य होगा उसके लिए कई व्यक्ति हो सकते हैं, कार्य कई व्यक्ति हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सामान्य आशय के लिए पूर्व निर्धारित योजना का होना जरूरी होता है, यानी मस्तिष्कों का पहले से मिलन होना आवश्यक होता है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए मस्तिष्कों का मिलन होना आवश्यक नहीं है। सामान्य आशय में अपराध कारित करने में सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अभी कॉमन इंटेंशन होगा तो मतलब सारे व्यक्ति किसी न किसी रूप में कार्य करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे, जबकि सामान्य उद्देश्य में सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। सामान्य आशय में कोई विशिष्ट या शुभ अपराध का सर्जन नहीं करता। सामान्य आशय अपने आप में अपराध का निर्माण नहीं करता है, जबकि सामान्य उद्देश्य अपने आप में अपराध का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन इंटेंशन और जो कॉमन ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं और मृत्यु दंड का जो महत्व है या उसकी उपयोगिता है उसके बारे में विवेचना कीजिए। तो भारतीय दंड संहिता से पहले की अगर बात करें तो जो प्राचीन काल से जो दंडों की व्यवस्था थी
वो किस प्रकार की थी। तो दंडों के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जो आपके आज एग्जाम में भी आया है, दंड के सिद्धांत जूरिस्प्रूडेंस में। तो निवारणात्मक या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक अर्थात निरोधात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत है जो दंड के बारे में बताए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं। यानी सेक्शन 53 धारा 53 आईपीसी का जो सेक्शन 53 है उसमें दंड के बारे में बताया गया कि भारतीय दंड संहिता में दंडों के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार के दंड हैं। तो दंडों के प्रकार, सेक्शन 53 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं भारतीय दंड संहिता में। पहला दंड मृत्यु दंड दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है। दूसरा दंड क्या दिया जा सकता है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। और तीसरा क्या दिया जा सकता है, कारावास दिया जा सकता है। कैसा, कारावास। ऐसा कारावास कैसा हो सकता है, साधारण हो सकता है और कठोर हो सकता है। कैसा हो सकता है, साधारण या कठोर हो सकता है। और चौथा क्या होगा, संपत्ति का समपहरण। संपत्ति का क्या हो सकता है, संपत्ति का समपहरण या जिसको कहते हैं जब्ती करना, संपत्ति को जब्त करना, जब्ती भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो ये जो है 5 प्रकार के जो दंड है वो आईपीसी के तहत दिए जाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के दंड। यानी किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है, किसी को आजीवन कारावास दिया जा सकता है, किसी को कारावास दिया जा सकता है। जो कारावास 2 प्रकार का, वो साधारण सिंपल होगा और एक कठोर होगा। चौथा, किसी व्यक्ति को अगर ये नहीं दिया जाता उसकी संपत्ति को समापन भी किया जा सकता है, संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है या केवल जुर्माना से उसे दंडित किया जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 53 में जो दंड के प्रकार हो ये 5 प्रकार यहाँ बताए गए। इन्हीं को ये आपने क्या करना है, डिटेल से लिखना है अगर पूछ लिया जाए तो। आजीवन कारावास का मतलब ये होता है कि शेष जीवन, आजीवन। आजीवन का मतलब क्या होता है, शेष जीवन। मृत्युदंड का मतलब क्या हुआ, यानी उसको मृत्यु दंड देना, यानी उसको तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। आजीवन कारावास यानी उसका जो शेष जीवन है वो जीवन क्या रहेगा, कारावास में रहेगा। अब आज अगर 20 वर्ष का है तो ये शेष जीवन है उसका कहाँ रहेगा, जेल में व्यतीत किया जाएगा। वो अलग बात है कि उसको पैरोल पर या किसी अन्य तहत छुट्टियां दे दी जाए, लेकिन शेष जीवन क्या होगा, उसको आजीवन कारावास में उसका पूरा जीवन होगा, वो आजीवन कारावास माना जाएगा। कारावास जो एक निश्चित अवधि तक होगा, ऐसा कारावास साधारण होगा जहां किसी प्रकार का उससे कोई कार्य नहीं करवाया जाए। कठोर कारावास में उसको कुछ कार्य करवाए जा सकते हैं। संपत्ति का समर्पण का मतलब फोरफीचर, प्रॉपर्टी का फोरफीचर करना, जब्त करना। और जुर्माने का मतलब उस पर फाइन लगाना, यानी 100, 500, 200 जितना भी जुर्माना वो लगा दिया जाता है। तो ये क्या होगा, ये 5 प्रकार के जो दंड है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समर्पण और जुर्माना, आईपीसी में ये 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल और विधि की भूल, मेरे को ये लग रहा है कि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है और नहीं भी आए, दोनों ही बात है। क्योंकि ये जो यूनिट जो है आपकी, इसी में ही ये कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो संभावना यहाँ बनती भी है और नहीं भी बनती। दंडों के जो प्रकार है भारतीय दंड संहिता में, दंडों के विभिन्न प्रकार है, ये भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न जो मैंने करवाया मेंसरिया का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 34 और 149 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। यानी 1-2 यूनिटों में कई प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा अपने को सावधानी बरतनी पड़ेगी। तथ्य की भूल सेक्शन 76 और सेक्शन 79 तथ्य की भूल और विधि की भूल के बारे में प्रावधान करती है। तथ्य की भूल क्या होती है, धारा 76 और धारा 79 में तथ्य की भूल के बारे में प्रावधान किया गया। यानी तथ्य की भूल है उसको विधि में क्या माना गया, क्षम्य माना गया, यानी माफी योग्य है।
तथ्य की भूल अगर होती है किसी से तो वो माफी के योग्य है, उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर विधि की भूल है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, जबकि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी तथ्य की भूल को माफ किया जा सकता है, विधि की भूल को माफ नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये दाढ़ी के पीछे व्यक्ति छुपा हुआ है, यहाँ इसने जानवर समझ लिया इस व्यक्ति को, जबकि वो खड़ा कौन था? व्यक्ति खड़ा था। जानवर समझ के गोली चला दी, क्या होगी? इसकी हत्या होगी। यहाँ कौन सी भूल होगी? यहाँ तथ्य की भूल होगी। उसने व्यक्ति को क्या समझ लिया? जानवर समझ लिया। तो यहाँ तथ्य की भूल है, इसमें व्यक्ति को बचाव मिलेगा, यानी उसे हत्या का दोषी न मान करके किसका माना जाएगा? आपराधिक मानव वध का दोषी उसे माना जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे तथ्य की भूल है वो तो माफी योग्य है, जबकि विधि की भूल माफी योग्य नहीं होगी। कै ख को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय के द्वारा आदिष्ट है। कै ख की पहचान के बारे में सम्यक जांच करता है। गै के बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ख है, गै को गिरफ्तार करता है। यह क्षम्य योग्य तथ्य की भूल है। कैसे कैसे है भूल? एक पुलिस अधिकारी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया न्यायालय के द्वारा। पुलिस अधिकारी वारंट लेके कोर्ट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, वहां जाके जांच पड़ताल करता है। और क्या करता है? उसको किसी रोशन लाल को गिरफ्तार करना था। पुलिस वाले ने क्या करना था? किसी रोशन लाल को गिरफ्तार करना था। रोशन लाल के नाम से क्या उसके पास वारंट है पुलिस अधिकारी के पास। पुलिस अधिकारी जाता है, जाकर के पता करता है ये रोशन लाल है, इधर उधर से जांच करता है, जांच में ये पाता है कि ये रोशन लाल है, जबकि वास्तव में वो रोशन लाल नहीं था, वो कोई सोहन लाल था। वो क्या था? सोहन लाल था। और पुलिस अधिकारी इस सोहन लाल को रोशन लाल समझ के गिरफ्तार करके पुलिस थाना में ले जाती है और न्यायालय में पेश कर देती है। सोहनलाल को तो बिना वजह के गिरफ्तार कर लिया, ना कोई कारण नहीं था। लेकिन पुलिस अधिकारी ने पूरी जांच की और जांच में सोहनलाल को रोशनलाल समझते हुए क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी जो भूल हुई है इस पुलिस अधिकारी से, वो कैसी भूल है? तथ्य की भूल है, यानी फैक्ट की भूल है। वो फैक्ट की है, यानी तथ्य क्या हो गए? उससे भूल में सोहनलाल को वो रोशनलाल समझ गया, इसलिए क्या होगी? गलती होगी। तो ऐसी भूल को तो माफ किया जा सकता है। अगर विधि की भूल है तो उसको माफी नहीं दी जा सकती। ठीक है, विधि की भूल की बात करें तो विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर विधि की भूल का सहारा लेकर अपने आपराधिक दायित्व से बचना चाहता है तो वो नहीं बच सकता। क्या नहीं कर सकता? बच नहीं सकता। कोई ये कहता है कि जी हेलमेट, मैं तो हेलमेट नहीं लगाया, मुझे तो मालूम नहीं था कि हेलमेट लगाना जरूरी है क्या? ऐसी भूल क्या कहलाएगी? विधि की भूल कहलाएगी। यानी कानून ये मानता है कि सभी व्यक्तियों को इस बात की जानकारी है कि जब वो व्हीकल लेकर रोड पर चलेगा तो मतलब उसे कानूनी रूप से हेलमेट लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगाता है, पुलिस अधिकारी उसका चालान काटता है और वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं था, हेलमेट भी लगाना पड़ता है। ऐसी भूल माफी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भूल किसकी की है? विधि की भूल की है। कानून है, कानून की भूल माफी योग्य नहीं है। कोई व्यक्ति अनभिज्ञता या लापरवाही से देश की विधि का उल्लंघन करता है तो वह उसे अपनी गलती क्या करनी पड़ेगी? या भूल, उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। उसे न्यायालय में यह कहने की छूट नहीं दी जाएगी कि उसे उस देश की विधि का ज्ञान नहीं था। कोई किसी का मान लो अपराध करता है, और अपराध करने के बाद वो कहता है कि साहब मुझे मालूम नहीं था कि ये ऐसा कार्य अपराध है। क्या मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कार्य अपराध होता है, वरना तो मैं करता ही नहीं। तो उसको इस बात का बचाव नहीं मिलेगा कि आपको जानकारी नहीं थी तो चलो कोई बात नहीं, आपको इस बार छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, भले ही उसको जानकारी नहीं थी, कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति को कानून का ज्ञान है, कोई व्यक्ति कानून से अज्ञान नहीं है। इसलिए विधि की भूल माफी योग्य नहीं है, डिफेंस नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रतिरक्षा का अधिकार, आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो भी 96 से लेके 106 तक, धारा 96 से 106 तक आपका आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कह नहीं सकते। पर तथ्य की भूल और विधि की भूल पर थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। देख लीजिए आप, 96 से लेके 106 तक के जो प्राइवेट डिफेंस बताया गया है, प्रतिरक्षा का अधिकार की बात की गई है, तो उसके बारे में ये प्रावधान किया गया है।
ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ये एक तो शरीर के प्रति है और दूसरा संपत्ति के प्रति, यानी अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, निजी प्रतिरक्षा का मतलब क्या, कि अपने आप को बचाना। आप अगर किसी ऐसी स्थिति में होते हो जहां ये लगता है कि अगर आप अब अपने आप को नहीं बचाते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या कर देगा, उसके साथ या तो अपराध कर देगा या उसकी हत्या कार्य कर देगा, तो कानून आपको ये राइट देता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले का क्या कर सकते हैं, उतनी सीमा ऐसा किया जा सकता है। आत्मरक्षा का अधिकार दो प्रकार का होगा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो मानव शरीर पर पड़ने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। दूसरा, हर व्यक्ति को कैमरा बंद करो यार अपना, ये आवाज आ रही है आपकी, वॉइस बंद करो। के अपराध हैं, इनमें वह प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, चाहे इन अधिकारों का, चाहे इनका अपराध किया गया हो या अपराध करने को प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। धारा 99 से 102 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर कुछ निर्बंधन बताए गए हैं कि जहां अगर लोक सेवक की सहायता पाने का अगर आपके पास समय है तो आपको पहले सहायता लेनी चाहिए। आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। आप उतनी सीमा तक ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेंगे जितना आपको युक्तियुक्त आशंका है, जितना खतरे की आपको आशंका है उतना ही करेंगे। सामने वाला थप्पड़ मारने के लिए यार आप बंदूक से गोली चला रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि मैंने तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज किया, नहीं कर सकते। यानी उतना ही प्रतिरक्षा में उतनी ही आक्रमण करेंगे जितना आपको आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं। लक्ष्मण रेखा को लांघा नहीं जाएगा। अगर ऐसा करता है तो फिर वो राइट टू डिफेंस प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। निर्बंधन सेक्शन 99 में बताया गया है कि अगर लोक प्राधिकारी को भ्रमवश कोई कार्य कर रहा है तो न्याय संगत नहीं है, सद्भावपूर्वक कर रहा है तो उसे मृत्यु और गंभीर चोट का खतरा नहीं हो। ये सेक्शन 99 में बताया गया कुछ डिफेंस है, जो रेस्ट्रिक्शन है जिनके तहत ही इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। कब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु तक कर सकता है, यानी कौन सी परिस्थितियां हैं जब कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो कौन सी परिस्थितियां हैं, तो ऐसा जब कोई हमला ऐसा किया जाता है जिसका परिणाम मृत्यु होने की आशंका है। सेक्शन 100 में, सेक्शन 100 में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित तक की जा सकती है, यानी कोई हमला ऐसा किया गया है या कोई आक्रमण ऐसा किया गया है जिसका परिणाम क्या निकलने वाला है, मृत्यु की आशंका है। यहाँ आशंका किसकी होगी, मृत्यु की होगी। मुझे यह लगता है कि ये मेरे पर हमला कर रहे हैं, मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं और ये मेरे को वैसा खतरा हो गया कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो ये निश्चित रूप से क्या कर देंगे, मेरी मृत्यु कारित कर देंगे। ऐसी स्थिति में मुझे ये राइट है कि मैं भी सामने वाले का क्या कर सकता हूँ, अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए सामने वाले का मर्डर कर सकता हूँ, सामने वाले को हत्या कर सकता हूँ। दूसरा, ऐसा हमला किया जाए जिससे परिणाम घोर उपत्ति कारित करने की आशंका हो। अगर कोई सामने वाला ऐसा हमला कर रहा है जिससे ग्रीवियस हार्ट यानी घोर उपत्ति की आशंका हो जाती है तो सामने वाले की मृत्यु कारित तक की जा सकती है। जब बलात्कार करने के आशय से कोई हमला किया जाता है तो सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है। बलात्कार करने की आशय से हमला, एक व्यक्ति है किसी पर हमला करता है उसका बलात्कार करने के लिए, तो उसका अगर पति वहां है या उसका भाई है, पिता है, कोई भी है, उसको ये लगता है कि अगर तूने अब नहीं बचाया, तूने अगर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो ये इसके साथ बलात्कार कर देगा। तो ऐसे बलात्कार करने के आशय से कोई हमला किया जाता है तो जो प्रतिरक्षा का अधिकार वो ये कहता है कि सामने वाले की मृत्यु तक की जा सकती है। जब प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया जाता है, यानी प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा सेक्शन 377 में बताया गया अप्राकृतिक प्रकृति के विरुद्ध यौन तृप्ति के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, गुदामेथुन वगैरह किया जाता है तो उसके लिए क्या पशु गमन किया जाता है, तो उसके लिए दंडित किया जाता है। यहाँ अगर ऐसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित तक की जा सकती है। जब व्यापरण या अपहरण करने के आशय से हमला किया जाए, किसी का व्यापरण किया जा रहा है या किसी का अपहरण किया जाने के हमला किया गया है तो हमलावर की क्या की जा सकती है, मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके अलावा अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई सहदोष परिरोध किया गया है, सहदोष परिरोध किया गया है, ऐसी परिस्थितियों में किया गया है
जिससे अपने आप को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने की संभावना नहीं है। आपको या किसी और को मान लो ये कह दूं कि किसी को एक जगह ऐसी चार दीवारी में यहाँ बंद कर दिया गया है और यहाँ बंद से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही उसके पास जिसको बंद किया गया किसी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकता है, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये कुछ प्रावधान बताए गए जहां हमलावर की आक्रमणकर्ता की मृत्यु कारित तक की जा सकती है। ऐसे ही संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार 103 से लेकर 106 तक बताया गया है, जहां संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। चोरी, लूट, आपराधिक अत्याचार, रात्रि गृह, वेतन दृष्टि आदि के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ऐसा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। मृत्यु कारित करने तक कब होगा, सेक्शन 103 में बताया गया है कि अगर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है तो सेक्शन 103 में बताया गया कि ऐसी संपत्ति को बचाने के लिए हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। अगर लूट करने के उद्देश्य से कोई हमला किया गया तो लुटेरों की क्या की जा सकती है, हत्या की जा सकती है। रात्रि गृह भेदन की दशा में रात को घर में कोई घुस जाता है अवैध तरीके से, उसकी हत्या की जा सकती है। मानव आवास या संपत्ति के सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले निर्माण तंबू, जलयान में अग्नि द्वारा रिश्ती, अगर किसी के घर में आग लगाने की कोशिश की जाती है, कोई नुकसान कारित किया जाता है तो हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। रात्रि के समय को चोरी, रिश्ती, अग्र अत्याचार के मामले में जिसमें यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाए तो परिणाम मृत्यु या घोर उपति कारित होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहां भी हो जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका अवैध सभा, जिसकी बात पहले की गई थी ना, विधि विरुद्ध जमाव की, जो सेक्शन 141 में था, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। भी अवैध सभा क्या है, विधि विरुद्ध जमाव क्या है। इसको विधि विरुद्ध जमाव भी कहते हैं और अवैध सभा भी इसको कहते हैं। सेक्शन 141 में, सेक्शन 41 में, 141 में अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताया गया कि कब इसको अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। यानी ये जो सभा या जमाव हुआ है इसका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य पर तय करेगा कि ये अवैध है या नहीं है। उसका सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह और उनका उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद को या राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह लोक सेवक की शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना। अगर इनमें से किसी को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे कोई लोक सेवक हो, जब अपना विधिपूर्वक कार्य का निर्वहन कर रहा है उस समय अगर उसको आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल के द्वारा आतंकित करने का कार्य किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये सभा कैसी थी, अवैध थी। कैसी थी, अवैध सभा थी। 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर कोई रिश्ती आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करने के लिए इकट्ठे होते हैं, कोई किसी को नुकसान पहुंचाना है, कोई आग लगानी है या कोई अत्याचार करना है, इसलिए इकट्ठे होते हैं तो अवैध सभा मानी जाएगी। किसी विधि के किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करने के लिए अगर ऐसा किया जाता है, पुलिस अधिकारी वारंट का निष्पादन करने के लिए जाता है, 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं पुलिस अधिकारी को कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे, तो ऐसा जो सभा है वो क्या मानी जाएगी, अवैध सभा मानी जाएगी। ऐसे ही कोई आपराधिक बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन करते किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ति को किसी मारक के अधिकार का उपभोग से या जल के उपयोग करने के अधिकार से या अन्य किसी भी प्रकार के अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपयोग करता हो उससे वंचित किया जा रहा है या किसी अधिकार या अनुमत अधिकार को परिवर्तित कर रहा है, तो ऐसा क्या माना जाएगा, ऐसा एकत्रित होने वाले लोग विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य माने जाएंगे। ऐसे ही आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे वह करने के लिए वैध रूप से आबद्ध नहीं है विवश किया जाता है या उसका लोप करने के लिए उसको वैध रूप से हकदार हो विवश किया जाता है, तो वह क्या माना जाएगा, वह अवैध सभा माने जाए। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, एक लुहार को उठाते हैं और उठा करके ये कहते हैं कि तू चल बैंक का ताला तोड़,
तो ऐसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने क्या किया, अवैध सभा का निर्माण किया, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए कार्य किया और उसको धमकी से विवश करके किया, तो उसका कार्य, लुहार का कार्य अपराध नहीं है, ताला तोड़ रहा उसका कार्य अपराध नहीं है, ये जो जमाव के सदस्य थे इनका कार्य अपराध माना जाएगा। इसके आवश्यक तत्व क्या है, विधि विरुद्ध जमाव के आवश्यक तत्व क्या है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए जरूरी है पहली बात कि कम से कम 5 या 5 से व्यक्ति होने चाहिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। दूसरा, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे या 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना, ऐसे जमाव के सदस्य के द्वारा क्या किया जाता है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है या ऐसे बल का प्रदर्शन किया जाता है, या क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो ये माना जाता है कि वो आपराधिक जमाव के सदस्य हैं। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कौन होगा, सेक्शन 142 ये कहता है कि जो विधि विरुद्ध जमाव के तथ्यों से परिचित होते हुए, ये जानते हुए कि ये कोई कार्य करने वाले हैं, उस जमाव का सदस्य है, क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य। उस जमाव में सदस्य सम्मिलित होते हैं, जानबूझ करके शामिल हो रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। या उसको पता लग गया कि ये तो गलत उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, फिर भी वहां बना रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। दंड क्या है, 143 में इसके लिए 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने की व्यवस्था की गई है।